हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की क्लासेस चल रही थी, जिसमें कि हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि लेजर और कैश बुक क्या होती है, वहां तक कंप्लीट हो गया था। और तब मैंने आपको बताया था कि इसके बाद ही हम इसमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है उसको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि कैश बुक और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपस में काफी जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं ये वीडियो में आप लोग देखेंगे, और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बहुत जल्द लेकर के आ रही हूँ, जिसमें कि आप लोग देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है और क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। तो बहुत जल्द इस पर वीडियो आने वाली है। तो जो भी बच्चे नए देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा चैनल को, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप लोग प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और वीडियो को लाइक किया करिए। यहाँ पर बीआरएस यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसको शॉर्ट में बीआरएस बोला जाता है। क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझ लीजिएगा कि जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है वो आपकी जो मेन अकाउंट से रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जो आप लोग रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह के होते हैं। जर्नल बनता है, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। लेकिन ये उसका हिस्सा नहीं होता। ये जो बीआरएस है ये उसका हिस्सा नहीं होता। ये बनाना कंपलसरी नहीं होता है, पूरी तरह से ऑप्शनल होता है और डिपेंड करता है कंपनी पर। वो उसको नीड होती है तो वो बनाती है, अदरवाइज वो ना बनाए। कोई कंपलसरी बनाना इसको नहीं होता है। अब क्यों लेकिन बनाती है वो देखिए। A statement that is prepared to rectify or tally the difference that exists between the user passbook and cash book of the firm। जो यूजर यानी कि जो यूजर कौन, जो कंपनी है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूजर है, उपयोग करता है। उसकी जो पासबुक होती है बैंक में, क्योंकि आपको पता है बैंक में पासबुक मिलती है, और जो कैश बुक बना रहा है, उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा होता है, दोनों में जो बैलेंस निकल करके आता है, इक्वल नहीं होता है। होते दोनों में ही कैश में ट्रांजेक्शन है, तो फिर इक्वल क्यों नहीं होता। इसमें क्या रीजन है, कौन सा ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कैश बुक में नहीं दिखाए जाते या पासबुक में नहीं दिखाए जाते, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको सही करने के लिए बनाया जाता है जो स्टेटमेंट, उसे हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं, बैंक समाधान विवरण कहते हैं। so that the cause of the difference can be determined and rectified is known as bank reconciliation statement। और उसको रेक्टिफाई करके जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, उस स्टेटमेंट को हम बैंक समाधान विवरण पत्र या फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इतने नहीं पूछे जाते थे। अभी प्रीवियस में जो पेपर्स हुए हैं, जो ऑडिटर का ही पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का, जो हमारे यूपी में ही यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर हुआ था, या फिर जो उत्तराखंड में जो पेपर अकाउंटेंट का हुआ था, जो ईएमआरएस का पेपर अकाउंटेंट का हुआ था, आप में से बहुत से बच्चों ने डाला भी होगा, ईएमआरएस का भी फॉर्म फिल किया होगा, उसमें भी एग्जाम दिया होगा, उसका भी जो हुआ था, तो उन सब में ही ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इससे क्वेश्चन आपके बने हैं। तो इतना ही इम्पोर्टेंट इस बार भी है ये टॉपिक आपके लिए, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो क्या होता है मेन चीज इसमें, एक क्या है, ये स्टेटमेंट है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो बैंक समाधान विवरण पत्र है, एक अकाउंट है, स्टेटमेंट है, क्या है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक विवरण पत्र होता है, एक स्टेटमेंट होता है। दूसरा पॉइंट आ गया कि किन चीजों से मिलकर बनता है, तो जो बैंक की पासबुक होती है और जो कैश बुक आप बनाते हैं, इन दोनों से। लेकिन कैश बुक में भी एक बात आपको ध्यान रखने वाली है, क्या, कि जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है, आपको वो देखना है। यहाँ पर हम कैश बुक का कैश कॉलम नहीं देखते, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है हम उसको देखते हैं, और उसको उससे हम जो बैंक की पासबुक होती है उसका मिलान करते हैं। कुछ चीजें ऐड की जाएंगी, कुछ चीजें लेस की जाएंगी, उसके बाद हमारा जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से तैयार किया जाता है। यहाँ से कई क्वेश्चन बने, क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, किन चीजों से मिलकर बना होता है, या इसको बनाने के लिए हमें किस चीज की नीड होती है। तो बैंक की जो कैश बुक का बैंक कॉलम है उसकी, और साथ में पासबुक की, इन दो चीजों की नीड होती है। कौन बनाता है, यूजर खुद बनाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन बनाता है, तो इसको जो कस्टमर है, सिंपल वहां पर आपके ऑप्शंस में कस्टमर वर्ड दे रखा होगा। आप जो है एक बैंक के लिए कस्टमर की तरह ही हैं, तो जो कस्टमर होता है वो खुद बनाता है, ना कि बैंक इसको प्रिपेयर करके देता है। इसलिए क्वेश्चन अगर ये बनेगा कि बीआरएस कौन बनाता है, तो कस्टमर बनाता है, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, या फिर यूजर बनाता है। चलिए नेक्स्ट अब आ जा गया, समझ में आपके आ गया होगा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि बैंक समाधान विवरण तैयार करने की आवश्यकता क्या है। नीड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसको बनाना। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो कैश बुक होती है और पासबुक होती है,
तो कैश बुक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके ऑप्शंस में जो क्वेश्चन होगा उसके ऑप्शन में अगर कैश बुक का बैंक कॉलम दे रखा है तो आपको वही टिक करना है। अगर बैंक कॉलम नहीं दे रखा है, सिर्फ कैश बुक दे रखा है, तो आपको वो टिक कर देना है। और डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछ रहा है। तो कैश बुक और पासबुक के बीच में क्यों डिफरेंस आ रहा है उसके बैलेंस में, इसको जानकारी करने के लिए, इसको जानने के लिए ही बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है इट हेल्प्स इन नोइंग द एक्चुअल बैंक बैलेंस, ये जानने के लिए कि वास्तव में बैंक बैलेंस, बैंक का शेष कितना है। थर्ड आ जाता है इट हेल्प्स इन द डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स इन रिकॉर्डिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर इन रिकॉर्डिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन, यानी कि जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हमने किए हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि बैंक में क्या होता है, जो आपके बिजनेस रिलेटेड है, वो तो आपके पास चेक आया, आपने उस चेक को डिपॉजिट किया, तो जब चेक आपके पास आया है तो आपने उसकी एंट्री कैश बुक में के बैंक कॉलम में भी करी है। उसके बाद जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक में भी, पासबुक में भी उसकी एंट्री होगी। लेकिन कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं, जैसे कि बैंक के ही मेंटेनेंस चार्जेस ही जैसे होते हैं, बैंक लगाता है, आप लोग को पता ही होगा। तो क्या होगा, डायरेक्ट बैंक में ही से ही डायरेक्ट हो जाते हैं, तो वो आपके पास तो आए नहीं, तो कैश के बैंक कॉलम में, कैश बुक जो बनाई आपने उसके बैंक कॉलम में कहाँ से आप दिखाएंगे। इसी तरह के और भी बहुत से ट्रांजेक्शन होते हैं जो बैंक के थ्रू आप डायरेक्टली कर देते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है, वो बैंक की पासबुक में तो दिखाए जाते हैं, लेकिन कैश बुक है उसमें हम नहीं दिखाते। तो यही रीजन होता है डिफरेंस आने का। तो इसी में फ्रॉड भी किया जा सकता है। तो उस फ्रॉड को ना किया जा सके, उसको रोका जा सके, और साथ में किसी तरह की एरर या गलती या आप भूल गए हैं उसको दिखाना, तो उससे बचा जा सके, इसके लिए भी बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ रिवाइज्ड कैश बुक दैट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू बैंक बैलेंस। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो है वो कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी वालों के लिए, कि यह एक संशोधित कैश बुक बनाने में सहायता करता है जो वास्तविक बैंक बैलेंस को दर्शाएगा। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट। यहाँ पर कह रहा है कि इसमें बैंक खातों से पैसे की हेराफेरी रोकने में सहायता मिलती है। ये 5 पॉइंट हैं जो आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दे रखे होंगे। अगर क्वेश्चन बनेगा कि क्यों नीड होती है, तो उसमें से आपको ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, या हो सकता है कोई एक इसमें से दे रखा हो, तो आप उसका आंसर टिक करेंगे। और बहुत से ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव में भी लिखना होता है, पेपर आता है, तो वहाँ पर भी ये आप 5 पॉइंट इजिली लिख सकते हैं। तो जिस तरह का होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अब इसका जो है ये फॉर्मेट है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होता है कि किस डेट में आप इसको बना रहे हैं उसके बारे में। अब आइए इसका एक-एक पॉइंट देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक कॉलम पार्टिकुलर्स का होता है, जहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आप उसके बारे में लिखते हैं, अमाउंट हो जाता है दोनों साइड में यहाँ पर। सबसे पहले दिखाएँगे बैलेंस एज़ पर कैश बुक, जो कि फेवरेबल बैलेंस होता है, यानी कि डेबिट बैलेंस ही मेनली होता है, वो यहाँ पर आप दिखाएँगे अमाउंट साइड में। उसके बाद आ जाता है ऐड करना है आपको, क्या-क्या चीज़ें ऐड होंगी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, credited in the passbook only, interest credited in bank statement, dividend and other income, direct deposit by a party, and error in cash book and bank balance, bank statement which has the effect of increasing the balance as per bank statement. ये हो जाता है आपका चीजें, वो आइटम जो हम ऐड करेंगे, सारी चीजें लिख लेंगे यहाँ पर, उसके बाद टोटल करके यहाँ पर ये टोटल हो जाता है, यहाँ पर लिख दिया जाएगा, क्योंकि हम ऐड करेंगे जो हमारा कैश बुक का बैलेंस था, फेवरेबल बैलेंस था उसमें। अब आ जाता है पॉइंट कि कौन कौन से लेस किए जाते हैं। इसको भी आपको ऐसे ही याद करना है, एग्जाम में ये भी आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले जो चेक डिपॉजिट करे हैं बट क्रेडिट नहीं किए गए हैं, उसको लिखना है। चेक डिसऑनर्ड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, वो दिखाएंगे। डेबिट्स इन बैंक स्टेटमेंट ओनली, यानी कि जो बैंक स्टेटमेंट पासबुक थी उसमें जो सिर्फ डेबिट था, लेकिन कैश बुक में आपने उसे डेबिट नहीं किया था, वो सारी चीजें कौन कौन सी हैं। इंटरेस्ट आ जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन इंस्टॉलमेंट, पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंकर। ये सारे जो 3 पॉइंट है मेनली, इसके अंतर्गत तो कई एक पॉइंट आ रहे हैं, इन सबको भी डेबिट किया जाता है बैंक स्टेटमेंट में, केवल कैश बुक में नहीं दिखाया गया है, इसलिए इसको भी हम लेस करेंगे, क्योंकि ये सब भी क्या है, पेमेंट है, दिखाया जाना चाहिए था लेकिन नहीं दिखाया गया। फिर आ जाता है एनी एरर इन कैश बुक बैंक स्टेटमेंट विच हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, उसको दिखाया जाएगा। फिर टोटल कर लिया जाएगा और उस टोटल को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर जो ऐड की चीजें थी उसको ऐड कर देना है, जो लेस वाली थी उसको लेस कर देना है। यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, जो कि यहाँ पर ये निकल करके आएगा। तो इस तरह से जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है उसको हम प्रिपेयर करेंगे। इसके सारे पॉइंट जो ऐड किए जाने वाले थे उसको भी नोट कर लीजिएगा, जो लेस किए जाने वाले थे उसको भी नोट कर लीजिएगा अलग से, क्योंकि ये पॉइंट आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाएंगे।
इसलिए इसको नोट करना, याद करना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर अब आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। अब मेन आ जाता है इसमें पॉइंट कि अंतर आता क्यों है। अभी तक आपने ये पढ़ लिया कि क्या होता है, डिफरेंस आता है इसलिए बनाया जाता है, लेकिन डिफरेंस आता ही क्यों है, ये रीजन भी तो जानना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप मेन रीजन फॉर डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। तो पहला हो जाता है चेक निर्मित किए गए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक तो इशू कर दिया गया लेकिन उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया। तो जब चेक इशू कर दिया गया तो आपने दिखा दिया उसे अपने अकाउंट में, लेकिन उसका भुगतान ही नहीं हुआ है अभी तक, तो वहां से डिडक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए डिफरेंस आ जाएगा। फिर आ जाता है चेक बैंक में जमा कराए लेकिन उनका संग्रह नहीं हुआ है। यानी कि चेक डिपॉजिट तो कर दिया है आपने लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं। जब आपने डिपॉजिट किया तो आपने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ है तो पासबुक में एंट्री नहीं होगी, तो डिफरेंस इसलिए भी आ जाएगा। फिर आ जाएगा बैंक द्वारा ब्याज देना या लेना, इंटरेस्ट रेटेड और डेबिटेड बाय द बैंक। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हर 6 मंथ पर इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ जाता है, या अगर आपका चालू खाता होता है, करंट अकाउंट होता है, जैसे कि जो बड़े बिजनेस होते हैं वहाँ पर करंट अकाउंट होता है, तो कुछ ट्रांजेक्शन में जो बैंक होता है वो इंटरेस्ट लेता है। तो बैंक इंटरेस्ट जो ले रहा है इस पे भी कभी कभी होता है कि जो इंटरेस्ट लगता है तो उसकी भी एंट्री क्या होगी, पासबुक में तो होगी लेकिन कैश बुक में नहीं होगी। तो ये सारे डिफरेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो बैलेंस होगा, शेष होगा, वो अलग अलग होगा। फिर आ जाता है बैंक प्रभार, बैंक चार्जेस, जैसे कि मेंटेनेंस चार्जेस हमने आपको बताया। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड अगर आपने ले रखा है तो उसके चार्जेस भी आते हैं। अब तो बैंक बहुत से चार्जेस काटने लगा है, बहुत ज़्यादा। तो वो सारे चार्जेस तो बैंक की पासबुक में तो दिखाए जाएंगे लेकिन कैश बुक में नहीं होंगे। फिफ्थ पॉइंट है बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से किया गया भुगतान, पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। क्योंकि बैंक अब बहुत सी सुविधाएं देता है, तो एज एजेंट भी काम करता है कि आपके अकाउंट से क्या होगा, डिडक्ट हो जाता है। जैसे आपने पॉलिसीज ले रखी हो या आपने कोई अदर लोन ले रखा हो, उसकी ईएमआई आपने को देनी हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है बैंक से ऑटोमेटिक ही कट जाती हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि बैंक आपके एजेंट की तरह भी बहुत सी चीज़ों में काम कर रहा है। तो वो सारे भुगतान जो है वो आपके पासबुक में तो दिखाई जाएंगे लेकिन कैश बुक में नहीं होंगे। इसलिए हमें एक जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट इसमें, ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा कराना, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय द कस्टमर। कभी कभी ये भी होता है कि जो कस्टमर होता है वो क्या करेगा, आपके अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर कर देता है, कि अब तो ज़्यादातर ऑनलाइन सारे काम ही चल रहे हैं। अब तो ज़्यादातर सब चीज़ें ऑनलाइन ही चल रही हैं, कुछ भी कैश में नहीं होता है काम, हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अगर जो भी कस्टमर है आपका, उसने आपके बैंक में आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया है तो भी कैश बुक में तो नहीं एंट्री होगी, लेकिन जो आपके पासबुक है वहाँ पर अमाउंट दिखाएगा। फिर आ जाता है बैंक द्वारा ग्राहक के लिए किया गया संग्रह, कि कलेक्शन मेड बाय द बैंक फॉर द कस्टमर। अगर बैंक ही कलेक्ट कर रहा है कुछ अमाउंट तो वो भी क्या होगा, आपके पासबुक में होगा लेकिन कैश बुक में नहीं होगा। अब यहाँ पर सिर्फ कैश बुक की बात नहीं हो रही है, आप लोग को इतना अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि जब हम कैश बुक की बात कर रहे हैं तो कैश बुक का बैंक कॉलम की बात की जा रही है। तो कैश बुक में बैंक कॉलम बनाया जाता है, बात उस कॉलम की जा रही है, क्योंकि ये मेनली जो डिफरेंस आ रहा है ये बैंक से ही आ रहा है। तो बात सिर्फ कैश बुक की नहीं की जा रही, कैश बुक के बैंक कॉलम की जा रही है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं डायरेक्टली कहेगा कि कैश बुक का बैंक कॉलम, तो आपको कैश बुक आंसर लगाना है, लेकिन कैश बुक का बैंक कॉलम होगा तो आपको आंसर इसको ही लगाना होगा, बैंक पासबुक नहीं, बैंक कॉलम, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आ जाता है बिल, हुंडी तथा चेकों का अप्रतिष्ठित होना। यहाँ पे क्या है, अगर डिसऑनर हो जाता है तो वहां पर भी एंट्री में डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। फिर आ जाता है रोकड़ बही अथवा पासबुक में गलत प्रविष्टियां होना, रॉन्ग एंट्रीज इन कैश बुक और पासबुक। अगर आपने गलत एंट्री कर दी है तो भी डिफरेंस हो जाएगा। चेक संग्रह के लिए भेजा गया किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो इसलिए भी डिफरेंस आएगा। फिर आ जाता है चेक का लेखा रोकड़ बही में हो गया किंतु बैंक नहीं भेजा गया, तो चेक इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। यानी कि चेक को जो है इंटर्ड इन कैश बुक, आपने चेक की एंट्री जो थी कैश बुक में तो कर दी, लेकिन आपने बैंक को सेंड नहीं किया है उसी डेट में कि वो बैंक में डिपॉजिट किया जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर भी डिफरेंस आ जाएगा। तो ये सारे रीजंस हो जाते हैं डिफरेंस होने के, और इसीलिए इसी डिफरेंस को दूर करने के लिए क्या हम बनाते हैं, इसी डिफरेंस को दूर करने के लिए बीआरएस यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। इसको शॉर्ट में बीआरएस बोलते हैं। आपके एग्जाम में भी शॉर्ट में बीआरएस लिखा आ सकता है, इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों ध्यान में रखनी होंगी।
तो ये डिफरेंस हो जाता है, ये रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से दोनों में अंतर आ जाता है। अब आइए कुछ इसमें के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप लोग को मैंने लेजर के क्वेश्चंस तो कराए थे, कैश बुक के छोड़ दिए थे। रीज़न यही था कि कैश बुक और जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो साथ में आप लोग को कराना था, इसलिए। तो अब हम पर देखेंगे कैश बुक और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज। बैंक समाधान विवरण तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? To know the bank balance, to know the balance of bank statement, to correct the cash book, to identify causes of difference between cash book and बैंक स्टेटमेंट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मेन पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं, ये देखने के लिए कि जो कैश बुक है और बैंक स्टेटमेंट के बीच अंतर के कारणों की पहचान करना। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा और ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज। यहाँ कह रहा है कि जो बैंक समाधान विवरण है वो क्या है? पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ द कैश बुक, अ सेपरेट स्टेटमेंट और सब डिवीजन ऑफ जर्नल। यहाँ पर कह रहा है जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो क्या है यहाँ पर। तो अभी मैंने आप लोग को बताया ही है कि ये क्या होता है, ये आपके रिकॉर्ड जो रखे हैं उसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर यूजर यानी कि जो कस्टमर है वो चाहेगा तो बनाता है, अदरवाइज वो ना बनाए। कोई जो है वैधानिक तौर पे लीगली का जो है जरूरी नहीं होता बनाना। तो ये क्या है, पार्ट नहीं है, ना ही ये कैश बुक का पार्ट है, ये एक सेपरेट स्टेटमेंट है, एक अलग स्टेटमेंट है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अनकलेक्टेड चेक्स आर ऑल्सो नोन एज। जो अप्राप्त चेक होते हैं उनको और क्या कहा जाता है? आउटस्टैंडिंग चेक्स बोलते हैं, अनक्लियर्ड बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, फिर बोथ बी एंड सी। जो अनकलेक्टेड होते हैं यानी कि जो अप्राप्त होते हैं, इनको कलेक्ट नहीं किया, संग्रहित नहीं किया गया है, इस तरह के चेक को क्या बोला जाता है? इसको बोथ बी एंड सी यानी कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अनक्लियर्ड और आउट स्टेशन, ये दोनों ही बोला जाता है। तो कई का आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, फेवरेबल बैलेंस मीन्स यानी कि अनुकूल संतुलन का अर्थ क्या होता है? ये आपका कैश बुक से रिलेटेड है। यानी कि जब आपका अनुकूल संतुलन है, कहा जा रहा है कि जो कैश बुक यानी कि रोकड़ बही है उसमें जो संतुलन है यानी कि जो बैलेंस है वो अनुकूल है, तो वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर फेवरेबल बैलेंस किसको दिखाएगा? तो एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपको मैंने बताया ही था, जो आपने रोकड़ भेजी थी कैश बुक का उसका फॉर्मेट आपने देखा था, एक साइड डेबिट था और दूसरी साइड क्या था? क्रेडिट था। डेबिट में जितना भी आपको क्या हुआ है, रिसिप्ट हुआ है, वो सब दिखाया जाता है और क्रेडिट साइड में जो भी आपने पेमेंट किया है आप उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस हमेशा रहता है, ये भी बताया था आपको कि डेबिट साइड बड़ा होता है, ये साइड बड़ा होगा, ये छोटा होगा, इधर आप बैलेंस अपना कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर ये इसका बैलेंस आप कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर फेवरेबल कब होगा? जब आपका डेबिट साइड बड़ा होगा। कैश बुक में जब डेबिट साइड बड़ा होगा तभी तो अनुकूल होगा, यानी कि आपको मिला ज्यादा था, आपने खर्च कम किया, अब पैसे आपके पास ये बचे हुए हैं, यही आपका बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, ये सी पॉइंट क्या है आपका? करेक्ट है। अब लेकिन एक चीज और करेक्ट है इसमें, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर जो बैंक स्टेटमेंट आपने बनाया है यानी कि जो बैंक की पासबुक है उसमें क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस अगर दिखा रहा है, वहां पर अपोजिट हो जाता है। अगर क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है तो फेवरेबल माना जाता है। तो बी और सी दोनों पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है, एक आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। इसलिए दोनों को ध्यान में रखना है। बैंक स्टेटमेंट में फेवरेबल कब होगा? जब क्रेडिट बैलेंस होगा, और कैश बुक में कब होगा? जब डेबिट बैलेंस होगा। दोनों अपोजिट ही है, इसलिए आसानी से याद भी रहेंगे आपको। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, उसी के जस्ट अपोजिट पूछ लिया है कि अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स क्या हो जाएगा? प्रतिकूल संतुलन का क्या अर्थ होता है? क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, या फिर डेबिट बैलेंस इन पेटी कैश बुक। अब यहाँ पर आपको बताना है कि प्रतिकूल संतुलन कब होता है। तो पेटी कैश बुक में एक चीज ध्यान में रखिएगा, आवश्यकता से ज्यादा ही दिया जाता है और खर्च जो होगा और बच जाता है, तो फिर अनफेवरेबल होता ही नहीं है, फेवरेबल ही रहता है मेनली। डेली के चार्जेस जो होते हैं, डेली के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए बुक रखी जाती है। यहाँ पर प्रतिकूल की अगर हम बात करें तो क्या होगा? डेबिट बैलेंस क्या होता था? कैश बुक का अनुकूल होता था। क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और यहाँ पर प्रतिकूल पूछा है, सीधे सीधे आंसर आपका यहीं से निकल आएगा। बाकी पॉइंट्स पर आप इतना ध्यान देंगे नहीं, तब भी आपका आंसर करेक्ट है। तो क्रेडिट बैलेंस तो अभी बता दिया है, तो फेवरेबल हो जाता है, तो हो ही नहीं सकता। डेबिट बैलेंस है तब तो अच्छा है ही, तो सीधे सीधे भी बाहर हो गया, तो ए पॉइंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं थ्योरी तो निकालने में जो, अगर आप अच्छे से थ्योरी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कैलकुलेशन
अगर आप अच्छे से थ्योरी को पढ़ते हैं तो बहुत आसान होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बस आपको पढ़ना है एक-एक चीज़ को बहुत डीपली और अच्छे से। इसीलिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है पॉइंट्स वही उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को तैयारी करा रही हूँ, जिससे कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस वहाँ से बनेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन चेक इज़ नॉट पेड बाय द बैंक इट इज़ कॉल्ड। जब बैंक द्वारा चेक का भुगतान नहीं किया जाता तो उसे क्या कहा जाता है? ऑनर्ड बोलते हैं, एंडोर्स्ड बोलते हैं, डिसऑनर्ड ए एंड बी। बहुत ही आसान सा है, डिसऑनर कहा जाता है, अनादृढ़ हिंदी में कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। जो बैंक समाधान विवरण है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बैंकर के, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस के, ऑडिटर्स के, रजिस्ट्रार के। तो यहाँ पर जो बैंक समाधान विवरण पत्र होता है कौन प्रिपेयर करता है? तो उसे अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस यानी कि जो व्यवसाय का लेखाकार होता है वो तैयार करता है। अब यहाँ पर देखिए किसी अथॉरिटी का यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है या जो ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा कुछ नाम नहीं दे रखा। अगर इस तरह का कुछ दे रखा होता तो वो हमारा आंसर होता। लेकिन जो अकाउंटेंट है बिजनेस का वो एक बिजनेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिजनेस जो कर रहा है जिसका है बिजनेस वही उसी का ही तो अकाउंटेंट होगा ही, काम उसी के लिए ही तो कर रहा है, तो वो ही प्रिपेयर कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान दे करके अपना आंसर टिक करना होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ऑडिटर तो बाहर का व्यक्ति है, रजिस्ट्रार भी बाहर का है और बैंकर भी बाहर का है। कंपनी के अंदर का कौन होगा? अकाउंटेंट होगा, तो वही क्या होगा? प्रिपेयर करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर कस्टमर होता, यूज़र होता तो वो आंसर होता। अब यहाँ पर थोड़ा-सा ट्रिक करके दिया है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करना है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। और इसके अलावा अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की या फिर अगर हम बात करें ऑडिटिंग की या फिर जो मैनेजमेंट का पोर्शन आता है या कंपनी लॉ से रिलेटेड अगर कुछ आ रहा है तो सारी ही चीज़ों की अलग-अलग सेपरेट एमसीक्यू वीडियोस भी प्रोवाइड है कराई हुई हैं मैंने। उनको सॉल्व करिएगा, उन प्लेलिस्ट को सॉल्व कर लीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर पाएँगे। तो उसको मैं आप लोग के कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी, साथ में एंड स्क्रीन पर भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आप लोग को ये मिल जाएँगे या फिर आई बटन में दे दिए जाएँगे, तो वहाँ से आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, जितने भी उसमें वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल का ही रहेगा सारा कंटेंट, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा अच्छे से तैयारी कर पाना। तो उसको भी चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है बैंक रिकंसिलिएशन इज़ नॉट ए। यहाँ पे कह रहा है कि जो बैंक समाधान है वो क्या नहीं है? रिकंसाइल्ड रिकॉर्ड है, मेमोरेंडम स्टेटमेंट, लेजर अकाउंट या फिर प्रोसीजर टू प्रोवाइड कैश बुक एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर बैंक समाधान क्या नहीं है? रिकॉर्ड रखे जाते हैं समाधान के, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट होता है, ये भी करेक्ट है। एक तरह का प्रोसीजर होता है किस लिए कि कैश बुक को एडजस्ट करने का, वो भी करेक्ट है। तो क्या नहीं है? लेजर अकाउंट नहीं होता, खाता नहीं है। पहले आपको बताया जा चुका है कि विवरण है, स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट। कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट पक्ष पर शेष राशि क्या दर्शाती है? द टोटल अमाउंट हैज ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, कैश एट बैंक, द टोटल अमाउंट ओवरड्राफ्ट इन द बैंक, नन ऑफ द। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कैश बुक के बैंक कॉलम का जो कैश बुक बनाएंगे उसका जो बैंक कॉलम होगा उसका जो डेबिट पक्ष होगा, डेबिट पक्ष पर शेष राशि यानी कि बैलेंस जो होगा, बैलेंस ऑन द डेबिट साइड। यहाँ पर डेबिट साइड बैलेंस निकल करके आ रहा है तो वो चीज़ क्या दिखाएगी? कैश एट बैंक दिखाती है यानी कि बैंक में नगद कितना है उसको दिखाती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि जो बैंक स्टेटमेंट उसको हम क्या कहते हैं? पासबुक कहते हैं, कैश बुक, क्रेडिट बुक, डेबिट बुक। बहुत ही आसान सा है, सभी के पास होता है, सभी के पास अकाउंट है, क्या कहेंगे हम? पासबुक कहते हैं। जो बैंक के स्टेटमेंट को दिखाती है वो हमारी पासबुक होती है। नेक्स्ट है लेकिन अब तो क्योंकि जो है नेट बैंकिंग भी होती है, मोबाइल बैंकिंग भी होती है, तो उसके थ्रू भी स्टेटमेंट अपना देख सकते हैं। लेकिन मेनली जो आपकी ट्रेडिशनल है या एक बुक जो कही जाती है वो पासबुक ही रहती है। नेक्स्ट है इन कैश बुक बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड। कैश बुक में बैंक शुल्क को कहाँ दर्ज किया जाता है? क्रेडिट साइड में, डेबिट में, बोथ ए एंड बी, इसमें से कोई नहीं। तो बैंक चार्जेस जो होते हैं, बैंक चार्जेस ले रही है तो आप क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं ना, पेमेंट कर रहे हैं तो कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए। इंटरेस्ट अगर पे किया है तो कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट में। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो कहाँ दिखाएंगे? डेबिट में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अफेक्ट बैंक रिकंसिलिएशन। इनके में से कौन सा बैंक समाधान को प्रभावित नहीं करेगा, यानी कि कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन आपने किया है जो इफेक्ट नहीं करेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को?
डिसऑनर्ड चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट, चेक नॉट प्रेजेंटेड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या चीज़ जो है वो बैंक को इफेक्ट नहीं करेगी, यानी कि वहाँ पर अगर हमने रिकॉर्ड किया है उसको और दूसरी बुक में नहीं भी दिखाया है तो इफेक्ट नहीं डालेगा। क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव, जो छूट आपको मिली है, जो छूट आपको प्राप्त हुई है वो इफेक्ट नहीं डालती है। अगर आपने दिया है तो वो इफेक्ट डालता है, लेकिन अगर आपको मिली है छूट, डिस्काउंट मिला है, तो वो इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि वो सिंपल सी बात है, वो कैश में नहीं होगा। क्योंकि आपको जो डिस्काउंट मिला है, कोई चीज़ 1000 की थी, आपको 900 में मिल गई, 100 रुपये का क्या हुआ, आपको डिस्काउंट मिला। ये 100 रुपये का जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो रिसीव ही नहीं हुआ, मेन तो आपको 900 रिसीव हुए ना, तो इसीलिए क्या होगा, ये चीज़ इफेक्ट नहीं डालेगी। लेकिन अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे होंगे, अगर 1000 की 900 में सेल करी तो 100 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया, लेकिन वो आपकी बुक्स में तो 1000 की दिखाई गई थी ऑलरेडी, तो इस वजह से वहाँ पर डिस्काउंट आपके लिए दिखाना ज़रूरी हो जाता है। एक आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, इन कैश बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स, जो कैश बुक होती है उसमें अनुकूल शेष क्या दर्शाता है। अभी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या है, कि अगर कैश बुक में अनुकूल बैलेंस है तो किस चीज़ को दर्शा रहा है, किस तरह का बैलेंस को दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज, बैंक स्टेटमेंट पर कंपनी द्वारा जमा की गई नकदी को कहा जाएगा। क्रेडिट, डेबिट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस। यहाँ पर क्या कह रहा है, बैंक स्टेटमेंट है, उसमें कैश डिपॉजिट किया गया है कंपनी के द्वारा, तो वो क्या है, अगर आपको डिपॉजिट करते हैं तो क्या हो जाता है, तो क्रेडिटेड हो जाता है ना, क्रेडिट का ही मैसेज ही आता है क्रेडिट टू। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स अ बैंक स्टेटमेंट विद, बैंक समाधान विवरण बैंक स्टेटमेंट की तुलना करता है कैश पेमेंट जर्नल से, कैश रिसिप्ट जर्नल से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कैश बुक से। तो यहाँ पर बीआरएस जो है वो किस चीज़ को कंपेयर करता है, बैंक स्टेटमेंट को किससे कंपेयर करता है, कैश बुक से। अब जैसे मैंने आपको बताया ही था, अगर कैश बुक होगा तो डायरेक्ट वही आंसर आप लगा दीजिएगा, बस कैश बुक है तो यहाँ पर सही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक समाधान में ट्रांजिट में जमा क्या हो जाता है, बैंक बैलेंस में जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, कैश बुक बैलेंस से घटाया गया, या फिर कैश बुक बैलेंस में जोड़ा गया। एडेड टू बैंक बैलेंस, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैंक बैलेंस, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, या फिर एडेड टू कैश बुक बैलेंस। क्या करते हैं इसको, हम इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसको हम करते हैं बैंक बैलेंस में ऐड करते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने कैश बुक के बारे में पढ़ा, कैश बुक के बारे में ये पढ़ा कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है उसमें क्या चीज़ें दिखती हैं, क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्या नहीं दिखाई जाती हैं, और क्या इफेक्ट डालती हैं वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर। और साथ में हमने बीआरएस के बारे में पढ़ा कि क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बनाया जाता है, और इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो ट्रायल बैलेंस आप बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस हमारा बनता है, और जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो एरर आती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े ही हुए हैं, तो इसी तरह से मैं आप लोग को इसको पढ़ाऊंगी। तो ये आपके नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में आप वीडियोज़ को शेयर कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।